हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बायोमैथमेटिक्स में। आज हम आपके लिए फिर से लेके आए हैं एक और वीडियो, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। जो एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पलर दिए हुए हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन दिए हुए हैं, आज उनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से उसमें क्वेश्चन पूछे गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? फर्स्ट क्वेश्चन है ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू। क्वेश्चन क्या है कि ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और ऑप्शन सी क्या है? बैक्टीरिया। यानी क्वेश्चन क्या पूछा कि सभी यूकैरियोटिक जो एक कोशी के जीव हैं वो कौन किस में रखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, जो किंगडम क्लासिफिकेशन है, ये किसने दिया था? ये दिया था आर एच बीटेकर ने क्लासिफिकेशन दिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तो दिया था, और किसने दिया था? आर.एच. बीटेकर ने 1969 में। कब दिया था? 1969 में आर.एच. बीटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था वो दिया था। इसमें क्या क्या शामिल थे? एक फर्स्ट जो शामिल था वो क्या था? मोनेरा। सेकंड क्या शामिल था? वो था प्रोटिस्टा। और थर्ड क्या था इसमें? फंजाई। फोर्थ क्या था? प्लांटी। एंड फिफ्थ क्या था? एनिमेलिया। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था आर.एच. बीटेकर ने, जो कि क्या थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। जो मोनेरा जो किंगडम था, इस मोनेरा किंगडम में ऑल प्रोकैरियोटिक कोशिका, जितने भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सभी को इसमें इंक्लूड किया गया था। मोनेरा जो किंगडम है, ऑल प्रोकैरियोटिक कोशिका किस में थी? मोनेरा किंगडम में। और प्रोटिस्टा जो किंगडम है, इसमें जितने भी जो यूनिसेलुलर जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं वो सारी किस में इंक्लूड की गई थी? जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक कोशिकाएं किस में इंक्लूड है? प्रोटिस्टा में। और फंजाई और प्लांटी और एनिमेलिया, इसमें यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर की जो कोशिकाएं हैं वो किस में इंक्लूड है? फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो क्वेश्चन सीधा सीधा क्या पूछा है कि ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू, यानी सभी जो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर यानी एक कोशिका के जीव हैं वो किस में संबंधित है? ऑप्शन मोनेरा तो हटी गया है। मोनेरा में ओनली क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं शामिल है। मोनेरा तो गलत हो गया। ऑप्शन बी क्या है? प्रोटिस्टा। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रोटिस्टा में ऑल यूकैरियोटिक तो शामिल है, बट क्या है? यूनिसेलुलर यानी एक कोशिका के जीव जो हैं वो सारे प्रोटिस्टा में शामिल है। ऑप्शन सी क्या है? फंजाई में सारे जो यूकैरियोटिक जो कोशिका हैं उसमें क्या है? मल्टीसेलुलर है, उसमें सारी कोशिकाएं फंजाई में शामिल है। और बैक्टीरिया जो है ये किसका हुआ सदस्य? ये है मोनेरा किंगडम का सदस्य है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटिस्टा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है कि द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय। जो 5 जगत वाला वर्गीकरण है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया? अभी फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया कि आर.एच. बीटेकर ने 1969 में आर.एच. बीटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो दिया था। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या है? ए, आर.एच. बीटेकर। और अब 3 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया था। किसने दिया था? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था कोपलैंड ने। किसने दिया था? कोपलैंड ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था।
और जो किंगडम से ऊपर है डोमेन सिस्टम यानी डोमेन क्लासिफिकेशन जो दिया था, एक्स्ट्रा जानकारी है आपके लिए, जो डोमेन जो क्लासिफिकेशन है ये दिया था कार्ल बूस ने। किसने दिया था? कार्ल बूस ने ये दिया था। डोमेन जो क्लासिफिकेशन जो किंगडम से ऊपर है, जो किंगडम से जो ऊपर होता है वो क्या है? डोमेन सिस्टम डोमेन होता है। और ये डोमेन सिस्टम किसने दिया था? कार्ल बूस ने। इन्होंने क्या कहा था कि इनके अनुसार जो आर्किबैक्टीरिया है जो कि किंगडम मोनेरा में, उनको अलग से रखना चाहिए और उनको डोमेन नाम देना चाहिए। तो आप ध्यान रखना कि जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था वो किसने दिया था? कॉपलैंड ने। और डोमेन सिस्टम किसने दिया था? कार्ल बूस ने। तो चलिए बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन क्या है अपना? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? Organisms living in salty area are called। Organisms living in salty areas are called, यानी कि वह जीव जो लवणीय क्षेत्रों में रहते हैं उनको क्या कहते हैं? सबसे पहले बात करते हैं, ऑप्शन क्या दिया है कि मेथेनोजेंस। मेथेनोजेंस, इस सबसे पहले बात करते हैं मेथेनोजेंस के बारे में। मेथेनोजेंस, ये जेंस का जो अर्थ होता है, मीनिंग जो होते हैं इसका होता है प्रोड्यूस, यानी उत्पन्न करना। क्या अर्थ होता है इसका? अर्थ होता है प्रोड्यूस। और मेथो यानी मेथेन को उत्पन्न करने वाले, मेथेन को प्रोड्यूस करने वाले क्या कहलाते हैं? मेथेनोजेंस कहलाते हैं। और ये जो पाए जाते हैं, अधिकांश जो मेथेनोजेंस पाए जाते हैं ये कैटल यार्ड्स में पाए जाते हैं। और इनका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है आर्किबैक्टीरिया। इनका एग्जाम्पल होता है आर्किबैक्टीरिया, इनका एग्जाम्पल है। तो मेथेनोजेंस क्या है कि मेथेन को उत्पन्न करने वाले जो जीव हैं उनको क्या बोलते हैं? मेथेनोजेंस। और इनका एग्जाम्पल है आर्किबैक्टीरिया। और कहाँ पाए जाते हैं? कैटल यार्ड में या अधिकांश पाए जाते हैं। तो मेथेनोजेंस के बारे में हमें पता चल गया। अब बात करते हैं हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स के बारे में। हेलोफाइल्स क्या है? फाइल्स का मीनिंग होता है लविंग। फाइल्स की मीनिंग होता है लविंग। और हेलो का मीनिंग होता है साल्टी, यानी लवणीय। साल्टी यानी कि जो लवण को प्यार करने वाले यानी लविंग करने वाला को क्या कहते हैं? हेलोफाइल्स। क्वेश्चन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही पूछा कि साल्टी एरिया में कौन से पाए जाते हैं। तो हेलोफाइल्स यानी जो साल्टी एरिया में पाए जाते हैं या साल्टी लविंग होते हैं उनको ही बोलते हैं हेलोफाइल्स। क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं ऑप्शन सी को, हेलियोफाइट्स। हेलियोफाइट्स यानी वह प्लांट जो हाई लाइट इंटेंसिटी हाईलाइट इंटेंसिटी में ग्रो करते हैं, यानी वह प्लांट जो हाईलाइट इंटेंसिटी में ग्रो करते हैं, उच्च प्रकाश की तीव्रता में ग्रो करते हैं, उनको बोलते हैं हेलियोफाइट। क्या बोलते हैं? हेलियोफाइट बोलते हैं। और जो वह प्लांट जो शेडी एरिया में, वह प्लांट जो शेडी एरिया SADDY शेडी एरिया यानी कि छाया वाले क्षेत्रों में, वह प्लांट जो छाया वाले क्षेत्रों में ग्रो करते हैं यानी वृद्धि करते हैं, उनको बोलते हैं स्कियोफाइट्स। क्या बोलते हैं? उनको स्कियोफाइट कहा जाता है उनको। जो है प्लांट जो शेडी वाले क्षेत्रों में यानी कि जो छाया वाले क्षेत्रों में ज़्यादा ग्रो करते हैं उनको बोलते हैं स्कियोफाइट्स। इसके साथ साथ आप एक और याद रख सकते हैं कि वह प्लांट जो रेत में ग्रो करते हैं, ज़्यादातर कहाँ ग्रो करते हैं? रेत में ग्रो करते हैं। उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है सेमोफाइट। उनको क्या कहा जाता है? सेमोफाइट्स कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? सेमोफाइट्स कहा जाता है। तो हेलियोफाइट क्या होते हैं? हेलियोफाइट्स होते हैं वह प्लांट जो हाईलाइट इंटेंसिटी में ग्रो करते हैं, हेलियोफाइट्स। और उसके बाद हमने क्या था? स्कियोफाइट, यानी कि वह प्लांट जो शेडी एरिया में ज़्यादा ग्रो करते हैं उनको बोलते हैं स्कियोफाइट्स। और वह प्लांट जो रेत में ज़्यादा ग्रो करते हैं उनको बोलते हैं सेमोफाइट्स। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 के साथ साथ हमने कई भी और क्वेश्चन के आंसर देखें। तो और ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी क्या है? थर्मो एसिडोफाइल्स,
यानी थर्मो एसिडोफिल मतलब कि वह जीव जो हाई टेम्परेचर और एसिडिक मीडियम में ग्रो करते हैं वो क्या होते हैं, थर्मो एसिडोफिल कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या है, हेलोफाइट, यानी वह जीव जो लवणीय क्षेत्रों में ग्रो करते हैं वो क्या कहलाते हैं, हेलियोफाइल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि नेक्ड साइटोप्लाज्म मल्टीन्यूक्लियोटाइड एंड सेफ्रोफिटिक आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है कि नग्न कोशिका द्रव्य यानी नेक्ड साइटोप्लाज्म मल्टीन्यूक्लियोटाइड बहुकेंद्रीय एंड सेफ्रोफिटिक। सेफ्रोफिटिक का मतलब होता है कि वह जीव जो ग्रो ऑन मतलब कि वह ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन डेड एंड डिके मैटर, डेड एंड डिके मैटर पर ग्रो करते हैं वो क्या कहलाते हैं, सेफ्रोफिटिक कहलाते हैं। तो ये जो करैक्टरिस्टिक जितनी भी जो करैक्टरिस्टिक दे रखे हैं नेक्ड साइटोप्लाज्म मल्टीन्यूक्लियोटाइड और सेफ्रोफिटिक, तो ये जो करैक्टरिस्टिक है सारे लक्षण ये किस में पाए जाते हैं, स्लाइम मोल्ड्स में ये पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, एन एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंजाई इज कॉल्ड। एन एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंजाई इज कॉल्ड, यानी कि उच्चतर पादपों की जड़ों एवं फंजाई के मध्य का जो संबंध है, यानी जो हायर प्लांट है उनकी जड़ों एवं फंजाई के मध्य के संबंध को क्या कहा जाता है। ऑप्शन क्या है, लाइकेन, ऑप्शन बी क्या है, फर्न, ऑप्शन सी क्या है, माइकोराइजा, और ऑप्शन डी क्या है, बीजिए। चलिए एक एक करके सारे ऑप्शन को देख, सबसे पहले बात करते हैं लाइकेन। लाइकेन जो होता है ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, किस किस के मध्य होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है बिटवीन फंजाई एंड एल्गी। जो लाइकेन जो ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन यानी सहजीवी संबंध होता है, किस किस के मध्य होता है, फंजाई एंड एल्गी के मध्य लाइकेन सहजीवी संबंध होता है। जो लाइकेन जो होते हैं, लाइकेन क्या है, ये पोल्यूटेड इंडिकेटर होते हैं, पोल्यूटेड इंडिकेटर, यानी जो लाइकेन जो है ये प्रदूषित एरिया में ग्रो नहीं करते हैं। यदि जहाँ लाइकेन प्रेजेंट है तो वो जो वातावरण है, वो जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, पोल्यूशन रहित है, यानी उसमें पोल्यूशन नहीं है। लाइकेन का जो स्पोर है उसको बोलते हैं सोरेडिया। लाइकेन के जो स्पोर उसको बोलते हैं सोरेडिया, इसके स्पोर को बोलते हैं। और लाइकेन का जो उपयोग किया जाता है, इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा। लाइकेन से हम लिटमस पत्र जो होता है उसको हम लाइकेन से प्राप्त करते हैं। लिटमस पत्र क्या होता है, जो एसिड एंड बेस में डिफरेंस करने में काम आता है। तो लिटमस पत्र का किससे प्राप्त होता है, लाइकेन से। और लाइकेन जो गुड इंडिकेटर होता है वो होता है SO2 प्रदूषण के लिए, जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसके जो प्रदूषण के लिए इसलिए लाइकेन बेस्ट इंडिकेटर होता है। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि फर्न। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्न। फर्न के बारे में देखते हैं, फर्न क्या होता है। फर्न जो है, फर्न एक क्या है कि टेरिडो, ये क्या है कि टेरिडोफाइटा है। फर्न एक टेरिडोफाइटा है जो कि अंडरग्राउंड प्लांट होता है। ये क्या है कि अंडरग्राउंड प्लांट होता है। फर्न का जो यूज किया जाता है उसको किया जाता है ऑर्नामेंट प्लांट में। ऑर्नामेंट मीन्स सजावटी जो प्लांट होते हैं उनमें अधिकतर फर्न का यूज़ किया जाता है। और फर्न जो है, जो अनुक्रमण होता है, सक्सेशन जो होता है, उसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्योंकि फर्न जो होता है ये अंडरग्राउंड प्लांट होता है। यदि कहीं किसी जंगल में आग लग जाती है तो सबसे पहले जो पादप उत्पन्न होंगे वो होंगे फर्न, क्योंकि फर्न जो होता है अंडरग्राउंड होता है और अंडरग्राउंड होने के कारण इस पर किसी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए फर्न क्या है, सक्सेशन यानी जो अनुक्रमण जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो फर्न के बारे में ये जानकारी आपको दी गई है। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, माइकोराइजा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि माइकोराइजा। माइकोराइजा मतलब
जो माइको है, माइको का अर्थ होता है फंजाई, और राइजा जो है, राइजा का अर्थ होता है रूट। राइजा का अर्थ क्या होता है? रूट। यानी जो माइको राइजा, इसमें माइको का अर्थ होता है फंजाई एंड राइजा का अर्थ होता है रूट। यानी वह संबंध जो फंजाई और रूट के मध्य हो उसको क्या बोलते हैं? माइकोराइजा। तो क्वेश्चन में यही पूछा कि हायर प्लांट यानी रूट ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंजाई इज कॉल्ड, मतलब एसोसिएशन जो संबंध है वो क्या कहलाता है? माइकोराइजा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन और आप ऐड कर सकते हैं कि ऐसे माइकोबायोन, ऐसे माइकोराइजा, ऐसे जो माइकोराइजा जो ऐसे माइकोराइजा जो रूट जो होती है, पादप की जो रूट होती है, रूट के ऊपर ग्रो करते हैं, रूट के जो ऊपर ग्रो करते हैं यानी रूट के ऊपर जो कवरिंग बनाते हैं, उन ऐसे माइकोराइजा को कहा जाता है वार्म। क्या कहा जाता है? वार्म। वार्म की फुल फॉर्म है वेसिकुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा, वेसिकुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा इसकी फुल फॉर्म है वार्म की। तो ऐसे माइकोराइजा जो रूट के ऊपर ग्रो करते हैं उनको क्या बोलते हैं? वार्म। और ऐसे माइकोराइजा, इसको मैं हटा देता हूँ, ऐसे माइकोराइजा जो रूट के अंदर, जो रूट के यानी जड़ के अंदर, रूट के अंदर ग्रो करते हैं उनको कहा जाता है सीटिंग माइकोराइजा। उनको क्या कहा जाता है? सीटिंग माइकोराइजा। सीटिंग माइकोराइजा उनको कहा जाता है। तो माइकोराइजा क्या है कि माइकोराइजा बिटवीन रूट ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंजाई के जो एसोसिएशन उसको हम माइकोराइजा बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीजीए क्या है? बीजीए जो है ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी होती है। जो बीजीए जो है ये क्या है कि इसमें हायर प्लांट की तरह क्लोरोफिल ए भी पाया जाता है। ये वो प्लांट से, ये वो प्रिमिटिव प्लांट से जिसमें सबसे पहले फोटोसिंथेसिस हुई थी। तो बीजीए और बीजीए के जो एग्जाम्पल क्या है? नो स्टॉक, एनाबीना, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। और ये सारी जो नो स्टॉक, एनाबीना, ये क्या है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी माइकोराइजा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि ए डाइकैरियन इज फॉर्म्ड व्हेन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि ए डाइकैरियन फॉर्म्ड व्हेन, यानी डाइकैरियन यानी केंद्रक युग्म तब निर्मित होता है जब। तो क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करने से पहले हम आपको बता दें कि जो डाइकैरियन जो होता है, डाइकैरियन जो बनता है, ये बनता है सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये बनता है फंजाई में। फंजाई में भी एस्कोमाइसिटीज़ एंड बेसिडियोमाइसिटीज़ में ये डाइकैरियन बनता है। डाई का मतलब क्या होता है? दो। डाई मीन्स दो यानी टू, और कैरियन का मतलब होता है केंद्रक यानी न्यूक्लियस जो होता है, यानी दो केंद्रकों का युग्म क्या कहलाता है? डाइकैरियन कहलाता है। तो ऑप्शन क्या दिया वो आपको? ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि फर्स्ट ऑप्शन है कि म्योसिस इज अरेस्टेड। ऑप्शन बी क्या है कि द टू हैप्लॉइड सेल्स डू नॉट फ्यूज इमीडिएटली। ऑप्शन सी क्या है कि साइटोप्लाज्म डज नॉट फ्यूज। ऑप्शन डी क्या है? नन ऑफ दिस। जो फंजाई जो होती है, फंजाई जो होती है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, सेक्सुअल जब रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या है कि सबसे पहले होता है, इसमें 3 इवेंट घटता है। सबसे पहले होता है प्लाज्मोगेमी, सबसे पहले क्या होता है? प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मो का मतलब क्या है कि प्लाज्मो का मतलब कहिए जो उसका जो साइटोप्लाज्म है, प्लाज्मा का मतलब साइटोप्लाज्म और गेमी का मतलब फ्यूजन, यानी कि फंजाई के साइटोप्लाज्म का जो फ्यूजन है उसको बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। सपोज इट ये 2 सेल हैं, ये फंजाई की 2 सेल है, ये इसमें एक केंद्रक है और आपस में इन्होंने जब फ्यूज किया तो ये किस प्रकार, इस प्रकार ये जो स्टेप हुआ ये क्या है? प्लाज्मोगेमी। आपस में इसका क्या हो गया?
प्लाज्मो यानी जो साइटोप्लाज्म उसका क्या है, इसमें फ्यूजन हो गया। कुछ समय पश्चात इसके बाद क्या है कि ये जो सेल है ये आपस में, जो ये केंद्रक है आपस में क्या है, फ्यूज हो जाते हैं, आपस में क्या है, फ्यूज हो जाते हैं। और इस स्टेप को बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं कैरियोगेमी। इसको क्या बोलते हैं, कैरियोगेमी। तो केंद्रकों के फ्यूजन को क्या बोलते हैं, कैरियोगेमी। और इसके बाद क्या होता है, ये क्या है कि अब ये क्या होगा 2n, यहाँ पर ये क्या था n+n था ना कि 2n, ये क्या था n+n था और यहाँ पर क्या बन गया 2n। और इसके बाद इसमें होता है मियोसिस। क्या होता है, मियोसिस। और मियोसिस के बाद फिर से हैप्लॉइड सेल इसमें बन जाती है। तो ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं कि मियोसिस इज अरेस्टेड, तो मियोसिस इज अरेस्टेड, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है क्योंकि मियोसिस तो बिल्कुल लास्ट में होता है। और ऑप्शन बी क्या कि द 2 हैप्लॉइड सेल्स डू नॉट फ्यूज इमीडिएटली, द 2 हैप्लॉइड सेल डू नॉट फ्यूज इमीडिएटली। ऑप्शन बी भी जो है ये ऑप्शन बी गलत है, लेकिन एनसीईआरटी जो एग्जाम्पलर है इसमें जो इन्होंने आंसर दे रखा है वो बी दे रखा है, यानी कि इसका आंसर होना चाहिए कि 2 हैप्लॉइड सेल्स के जो केंद्रक है वो आपस में फ्यूज हो। और ऑप्शन सी क्या है, साइटोप्लाज्म डज नॉट फ्यूज और नन ऑफ दिस। तो साइटोप्लाज्म डज नॉट फ्यूज, साइटोप्लाज्म जब फ्यूज होगा तभी तो डाइकोरियन बनेगा, ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन बी जो है इसमें कन्फ्यूजन है क्योंकि ऑप्शन बी इन्होंने करेक्ट आंसर दे रखा है, जो एनसीईआरटी वाले हैं इन्होंने करेक्ट आंसर दे रखा है कि 2 हैप्लॉइड सेल डू नॉट फ्यूज इमीडिएटली। 2 हैप्लॉइड सेल जब फ्यूज नहीं करती है इमीडिएटली, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होने को तो डी भी होना चाहिए क्योंकि ऑप्शन बी भी सही नहीं है। तो जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, इसका करेक्ट आंसर होगा। और जो यदि एग्जामिनर इस क्वेश्चन को देता है तो इसमें वो करेक्शन करके ज़रूर देगा और क्वेश्चन नंबर 6 को, क्योंकि बी जो है ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। और अगर इसका जो करेक्ट आंसर माने वो डी भी हो सकता है और बी इसका एनसीईआरटी वालों ने करेक्ट आंसर दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो यदि ये क्वेश्चन डायरेक्टली आता है तो आप ऑप्शन बी लगा के आना, और यदि ये क्वेश्चन आता है तो एग्जामिनर इसमें ज़रूर करेक्शन करके देगा और आप सही आंसर लगा के आना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, कॉन्टाजियम वीवम फ्लूइड वाज प्रपोज्ड बाई, कॉन्टाजियम वीवम फ्लूइडम वाज प्रपोज्ड बाई। जो कॉन्टाजियम वाइवम जो फ्लूइड है उसको किसने प्रपोज्ड किया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम वाज प्रपोज्ड बाई, यानी कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम जो है किसने प्रपोज किया। तो कॉन्टाजियम का मतलब क्या है कि इन्फेक्शंस, कॉन्टाजियम का मतलब क्या है कि इन्फेक्शंस, इन्फेक्शंस मीन्स, इन्फेक्शंस मतलब संक्रमण। और बीवम का मतलब है लिविंग, बीवम का मतलब क्या है लिविंग, और फ्लूइडम का मतलब क्या है फ्लूइड। तो कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम का अर्थ क्या होगा, इन्फेक्शंस लिविंग फ्लूइड। तो इसको जो प्रपोज किया था वो क्या था, बी, M.W. बेंजरिक ने इसको प्रपोज किया था। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो डीजे इवानोव्स्की है, डीजे जो इवानोव्स्की है, इन्होंने क्या है कि वायरस की खोज की थी, यानी फाउंडर ऑफ वायरोलॉजी कौन है, डीजे इवानोव्स्की। और स्टेनेल ने इन्होंने जेनेटिक इंजीनियर में काम किया था। स्टेनेल जो है इन्होंने जेनेटिक इंजीनियर में, आपने पढ़ा होगा जेनेटिक इंजीनियर में स्टेनेल के बारे में। और रॉबर्ट हुक का तो हम सभी जानते हैं, इन्होंने कोशिका की खोज की थी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या है, बी। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एसोसिएशन बिटवीन माइक्रोबायोन्ट एंड फाइकोबायोन्ट आर फाउंड इन। जो माइक्रोबायोन्ट एंड फाइकोबायोन्ट के मध्य जो संबंध होता है वो किस में पाया जाता है। ऑप्शन क्या है माइकोराइजा, ऑप्शन बी क्या है रूट, ऑप्शन सी क्या है लाइकेन, ऑप्शन डी क्या है बीजीए। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ा था, उसमें हमने माइकोराइजा भी पढ़ा था, लाइकेन भी पढ़ा था और बीजीए भी हमने उसमें पढ़ा था। तो माइकोराइजा क्या होता है कि माइकोराइजा वो होता है एसोसिएशन बिटवीन हायर प्लांट जो होते हैं, हायर प्लांट की जो रूट और
हाई प्लांट की जो रूट और वो जो फंजाई जो होती है उसके मध्य संबंध होता है माइकोराइजा। और लाइकेन क्या होता है कि एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड एल्गी। फंजाई और एल्गी के मध्य जो संबंध जो होता है उसको क्या बोलते हैं, लाइकेन। और बीजीए बिलुगुली एल्गी, ये भी हमने क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, लाइकेन। इसमें जो फंजाई वाले भाग है उसको बोलते हैं हम माइकोबायंट, और जो एल्गी वाला पार्ट है उसको बोलते हैं हम फाइकोबायोंट, इसको हम बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वायरॉइड, यानी वायरस और वायरॉइड में क्या अंतर है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम वायरस की। वायरस जो है, वायरस में एक प्रोटीन कवरिंग, इसमें क्या है, प्रोटीन कवरिंग होती है जिसे कैप्सिड, उसको क्या कहा जाता है, कैप्सिड। प्रोटीन जो कवरिंग होती है उसको इसमें क्या कहा जाता है, उसको बोलते हैं कैप्सिड। और कैप्सिड की जो यूनिट जो होती है, कैप्सिड की जो यूनिट होती है वो होती है कैप्सोमियर। तो वायरस में क्या एक प्रोटीन कोड होता है जिसको, उस प्रोटीन कोड को क्या कहा जाता है, कैप्सिड, और कैप्सिड की यूनिट को क्या कहा जाता है, कैप्सोमियर। और वायरॉइड क्या है कि वायरॉइड में प्रोटीन कोट एब्सेंट होता है। इसमें प्रोटीन जो कोट है, इसमें प्रोटीन कोट एब्सेंट होता है। और इसमें जो इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए, वायरॉइड में जो ओनली जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है वो आरएनए पाया जाता है, इसमें डीएनए कभी नहीं पाया जाता है। और आरएनए भी होता है लो मोलिकुलर वेट वाला आरएनए होता है, लो मोलिकुलर कम अणुभार वाला आरएनए होता है। और वायरस क्या है कि वायरस जो है, वायरस में दोनों बोथ डीएनए एंड आरएनए दोनों प्रकार के जेनेटिक मटेरियल पाए जा सकते हैं। यानी किसी वायरस में डीएनए भी हो सकता है या आरएनए भी हो सकता है, और मे भी ये सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, और ये भी सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड बोथ में से कोई भी हो सकता है। और तो वायरस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड। और जो वायरॉइड है इसका ओनली जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो होता है ओनली आरएनए, जो आरएनए होता है, और जो कि लो मोलिकुलर वेट वाला आरएनए होता है। और वायरॉइड में प्रोटीन कोट भी नहीं पाया जाता है, वायरस में प्रोटीन कोट भी पाया जाता है, जिसको हम कैप्सिड को बोलते हैं। और कैप्सिड की यूनिट को क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर। जो कई ऐसे वायरस हैं जो बैक्टीरिया पे ग्रो करते हैं, यानी वह वायरस जो बैक्टीरिया पे ग्रो करते हैं उनको बोलते हैं हम बैक्टीरियोफेग। वह वायरस जो बैक्टीरिया पे ग्रो करते हैं उनको बोलते हैं हम बैक्टीरियोफेग। एग्जाम्पल जैसे बैक्टीरियोफेग का है 5174। जो 5174 जो वायरस है वो बैक्टीरिया ग्रो करता है, इसलिए इसको बैक्टीरियोफेग बोलते हैं। और इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, इसको आपको ध्यान रखना है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। और अभी जो महामारी फैली है जो प्रेजेंट टाइम है कोविड-19, इसके बारे में नीट में 100% क्वेश्चन जरूर आएंगे। और कोविड-19 जो एक वायरस जनित रोग है जिसको कोरोना वायरस नाम दिया गया है, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है सिंगल स्टैंड आरएनए। आपको ये याद रखना है, सिंगल स्टैंड आरएनए। कोविड-19 जो कोरोना वायरस का इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या दिया है, एब्सेंस ऑफ प्रोटीन कोट इन वायरॉइड बट प्रेजेंट इन वायरस। यानी कि ऑप्शन क्या है कि एब्सेंस ऑफ प्रोटीन कोट इन वायरॉइड, यानी कि वायरॉइड में जो प्रोटीन कोट है वो एब्सेंट होता है और प्रेजेंट इन वायरस। हाँ, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि वायरॉइड में प्रोटीन कोट एब्सेंट होता है और वायरस में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, प्रेजेंस ऑफ लो मोलिकुलर वेट आरएनए इन वायरस बट एब्सेंट इन वायरॉइड। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो लो मोलिकुलर
वेट RNA है ये पाया जाता है वायरॉइड में, तो वायरस में नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका करेक्ट आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है विद रिस्पेक्ट टू फंगल सेक्सुअल चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। जो कवकीय लैंगिक चक्र के संबंध में जो घटनाओं का क्रम है वो इनमें में से कौन से क्रम में है, उसको क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन क्या दिया है? कैरियोगेमी, प्लाज्मोगेमी और मियोसिस। और ऑप्शन की बी क्या है कि मियोसिस, प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी। ऑप्शन सी क्या है कि प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस। ऑप्शन डी क्या है कि मियोसिस, कैरियोगेमी एंड प्लाज्मोगेमी। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जो क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 6 में डाइकैरियन, और वहाँ पर हमने जब साइटोप्लाज्म का जब फ्यूजन होता है जो दो सेल के मध्य, उसको बोलते हैं हम प्लाज्मोगेमी। देन ये इस प्रकार जब सेल बनती है, और इसमें जो ये केंद्र के जब फ्यूजन करते हैं उसको बोलते हैं कैरियोगेमी। इस प्रकार एक बड़ी सेल होती है। इसमें जब मियोसिस होता है तो हैप्लॉइड सेल फिर से बन जाती है। तो सबसे पहले क्या आता है? प्लाज्मोगेमी, देन कैरियोगेमी, इसके बाद मियोसिस। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म बट रेप्लिकेट देमसेल्स once they infect the host cell. To which of the following kingdom do virus belong to? क्वेश्चन क्या पूछा है कि वायरस एक कोशिकीय जीव है, यानी नॉन सेलुलर जीव ऑर्गेनिज्म है, किंतु ये जब होस्ट सेल में प्रवेश कर जाता है, होस्ट सेल में आने के बाद स्वयं को रेप्लिकेट यानी गुणन कर सकता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि वायरस को निम्न में से किस जगत में रखा गया है? जो वायरस को निम्न में से किस जगत में रखा गया है? ऑप्शन क्या है? मोनेरा। ऑप्शन बी क्या है? प्रोटिस्टा। ऑप्शन सी क्या है? फंजाई। ऑप्शन डी क्या है? नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। वायरस जो है इसको किसी भी किंगडम में नहीं रखा गया है, किसी भी संघ में नहीं रखा गया है वायरस को। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन। जो फाइकोमाइसिटीज जो है उसके मेंबर्स कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन क्या है? तो क्या क्या दे रखा है? एक्वाटिक हैबिटेट्स, ऑन डिकेइंग वुड, मॉइस्ट एंड डम प्लेसेस, एस ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट। चूज फ्रॉम द फ्लोइंग ऑप्शन। नन ऑफ द अबव, फर्स्ट या फोर्थ, सेकंड या थर्ड, और ऑप्शन डी क्या है? ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। जो फाइकोमाइसिटीज के जितने भी जो मेंबर्स है, सदस्य हैं, सब एक्वाटिक हैबिटेट में भी पाए जाते हैं, ऑन डिकेइंग वुड में भी पाए जाते हैं, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस यानी आर्द्रता और छायादार वाले क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं, एंड ऑब्लिगेट पैरासाइट भी प्लांट पे होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थे आज के हमारे 12 क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के थे, 11th ऑफ एनसीईआरटी बायोलॉजी के। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल बायो माइंड बाइट को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए और भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के वीडियो लाते रहें।